जय हिंद बच्चों। हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अध्ययन क्रम में नई समीक्षा के सिद्धांतों और उसकी प्रवृत्तियों पर विचार करने वाले हैं आज। और आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। नई समीक्षा का उद्भव दो विश्व युद्धों की ध्वंसात्मक चेतना के मध्य हुआ। यह समीक्षा पद्धति स्वाभाविक रूप से अस्तित्ववादी विचारधारा से प्रभावित थी। ज्यां पाल सार्त्र ने अस्तित्ववाद का मूल सूत्र देते हुए कहा कि जहां पहले अस्तित्व होता है, बाद में सार तत्व प्रकट होता है। अस्तित्ववादी विचारधारा की भांति नई समीक्षा यह मानती है कि कविता या नाटक एक कलाकृति है और मात्र भाव विचार नहीं है। कविता का जितना महत्व टेक्सचर का है, अर्थ विधान का उतना नहीं है। जॉन क्रो रैनसम ये शब्द विधान और रूप विधान को प्रधानता देते हैं। इस प्रकार की दृष्टि अस्तित्ववाद की छाया मात्र है। अस्तित्ववाद के अनुसार जीवन का अस्तित्व वर्तमान में ही है और अस्तित्ववाद अपनी पूरी ताकत से दर्शन और विज्ञान का उद्देश्य वो निरर्थक सिद्ध करता है। और यही स्थिति नई समीक्षा में भी मिलती है। दर्शन से पल्ला झाड़कर नई समीक्षा आधुनिक भाषा शास्त्र और बिंबवाद का सहारा लेती है और काव्य की अर्थ मीमांसा के पीछे मूर्त गोचर यथार्थ अनुभव और कृति में अनुभूति की ईमानदारी की प्रामाणिकता का आग्रह करती है। 20वीं सदी के आधुनिकतावादी चिंतन की व्यक्तिवादिता के मूल में औद्योगिकरण तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रति प्रगति और विकास का मॉडल ही ज़्यादा सक्रिय रहा। आत्मनिर्वासन, श्रम से उत्पन्न पीड़ा, यंत्रणा, कुंठा, अकेलापन, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का पंजा कसता रहा है और आधुनिक विज्ञान, संचार क्रांति और उद्योगों ने मिलकर के काव्य की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। ये आधुनिक प्रगति ने मानव को भीतर से खोखला करके एक सांस्कृतिक संकट के समक्ष खड़ा कर दिया था, जिसमें एक मूल्यविहीन समाज का जन्म हुआ। प्रथम विश्व युद्ध ने ऐसी मूल्यांकन विधि को जन्म दिया कि जो विश्व की सांस्कृतिक शक्तियां चकरा करके निराशा और अनास्था के चक्रव्यूह में फंसती चली जा रही थी और उनका भविष्य अंधकारमय था। जेवी क्रश ने द मॉडर्न टेम्पर नामक पुस्तक में मॉडर्न टेम्पर के मूल में निषेध और नकारात्मकवादी मानसिकता की ऐसी तस्वीर पेश की जिसका नाम टी.एस. एलियट के हेलो मन या खोखला आदमी में मिलता है। आत्मघाती मूल्यांधता के इसी अंधकार को लायन ट्रिलिंग ने द मॉडर्न एलिमेंट इन मॉडर्न लिटरेचर में मानसिक विक्षिप्तता, अजनबीपन, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक पतन से जोड़कर जीवन के आधुनिक अभिशापों के रूप में प्रस्तुत किया। अमानवीकरण, डिह्यूमनाइजेशन और आत्मनिर्वासन, सेल्फ एलिनिएशन की इस प्रक्रिया के मूल में विश्व पर आघात करने सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की चोट से रिश्ते घाव हैं। टी.एस. एलियट इन्हीं घावों की पीड़ाओं से बेचैन होकर वेस्टलैंड जैसी लंबी कविताओं में मानवीय संवेदना के बंजरपन का उल्लेख करते हैं। वो कल्चर एंड एनार्की में नशा का शिकार यूरोपीय समाज को
वो दुस्वप्न के रूप में देखते हैं और उन्हें पता है कि डार्विन, मिल, स्पेंसर ने युग धर्म का विनाश कर दिया है और ऐसी स्थिति में धर्म का स्थान कविता ही ले सकती है। नई समीक्षा के जनक इलियट और नई समीक्षा के प्रवर्तक जॉन क्रो रैनसम का झुकाव यूं ही मैथ्यू अर्नाल्ड की ओर नहीं है। उनके गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण हैं। इन्हीं कारणों को तार्किक रूप से F.R. लिविस ने अपनी पुस्तक मास सिविलाइजेशन एंड माइनॉरिटी कल्चर में प्रस्तुत किया है। इस अंधे युग में यदि थोड़ा प्रकाश कहीं से मिल सकता था तो वो वयस्क विवेकवान रचनाकारों से ही। नए समीक्षकों ने इस बात का श्रेय देना आवश्यक था कि अपनी बहुत सारी कमजोरियों के बावजूद इन सभी ने अंधेरे में अपनी बौद्धिक मशाल जला करके एक महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह करने का प्रयास किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि नई समीक्षा के आंदोलन में जो सक्रिय समीक्षक थे उनके बीच में बहुत सारे मतभेद थे, परंतु इस वैषम्य के बावजूद इस समीक्षा पद्धति में कुछ सामान्य प्रवृत्तियाँ और कुछ विशेषताएं वो हमको उभरती हुई मिलती हैं, जिन्हें हम इस प्रकार देख सकते हैं। पहला है कृति का पाठ विश्लेषण अथवा केंद्र का अवलोकन। नई समीक्षा ने आलोचना में कविता या कलाकृति पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखा है और कविता के सघन और विस्तृत विश्लेषण और घनिष्ठ पाठ परंपरा को वो स्थापित किया है। इस प्रयत्न के फलस्वरूप अनेक कविताओं की पाठ पर आधारित बहुत गहन और सूक्ष्म व्याख्याएं प्रस्तुत की गई हैं, जिससे व्यवहारिक आलोचना के कई महत्वपूर्ण ग्रंथ सामने आए। इन्हें क्रिटिक, केनियन रिव्यू, द फ्यूजिटिव, शिवानी रिव्यू जैसी पत्र पत्रिकाओं में कविता, नाटक, उपन्यास का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया और इस प्रकार के सूक्ष्म विश्लेषण का लक्ष्य यही था कि साहित्येतर मानदंडों से निरपेक्ष रहकर कृति की आंतरिक शब्द रचना, अन्विति, सन्निहिति का विवेचन किया जाए। इसके लिए नए आलोचकों ने न केवल रचनाओं की पाठ प्रक्रिया पर गंभीरता से विचार किया, अपितु पाठकों को इस विषय में नए संस्कारों में ढालने के लिए विषय विशेष की शिक्षा देने के लिए अनेक उपयोगी पुस्तकें भी प्रस्तुत की। अजीरा पाउंड ने ABC ऑफ रीडिंग, F.R. लिविस ने हाउ टू टीच रीडिंग, रिचर्ड्स ने हाउ टू रीड अ पेज आदि पुस्तकें लिखी। ये आलोचक कृति के पाठ को एक गंभीर अनुशासन के रूप में अपनाते रहे हैं। डॉक्टर निर्मला जैन इस स्थिति को समझाते हुए लिखती हैं कि पाश्चात्य साहित्य चिंतन रचना के उपरांत कविता को एक स्वायत्त इकाई के रूप में मानता है और कविता की वस्तुनिष्ठ निरपेक्ष समझ के लिए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि पाठक और आलोचक को केवल कविता के भीतर प्रयुक्त अक्षरों, शब्दों, बलाघातों, बिंबों, प्रतीकों आदि के बीच उपलब्ध विविध संबंधों का विश्लेषण और व्याख्या ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस आलोचना की पहली शर्त यही है कि कविता को कविता के रूप में ग्रहण किया जाए, न कि किसी दर्शन, किसी विचारधारा, किसी वाद के प्रस्तुतिकरण के रूप में। नई समीक्षा अपने जन्म के साथ ऐतिहासिक आलोचना पद्धतियों के विरोध में खड़ी दिखाई देती है, जो ये मानते हैं कि महत्व कृति का है, कृतिकार का नहीं। ऐतिहासिक आलोचक के यहाँ कृतिकार का महत्व था।
इसलिए नया समीक्षक कृतिकार को नकार करके कृति को महत्व देता है। इस समीक्षा के अनुसार निराला का महत्व राम की शक्ति पूजा के कारण है। राम की शक्ति पूजा का महत्व निराला के कारण नहीं है। कृति का विश्लेषण अथवा केंद्र का अवलोकन यहाँ साधन नहीं है, साध्य है। नई समीक्षा में पाठ विश्लेषण का प्रयास तो महत्वपूर्ण है ही। नए समीक्षक कृति के पूरे पर्यावरण से कटकर केवल कृति पर ही ध्यान देते हैं और इसे अतिवाद की नई समीक्षा ने बहुत हानि भी पहुंचाई और इसे एकांगी भी बना दिया। एकांगीपन ऐसा था कि कोई व्यक्ति पेड़ को तो देखे पर जंगल और उसके परिवेश को न देखे। सर टी.एस. इलियट ने जब नई कविता के पाठ विश्लेषण की प्रवृत्ति को हद से बढ़ते देखा तो वो क्षुब्ध हो उठे और उन्होंने समीक्षकों को आलोचना का नींबू निचोड़ संप्रदाय तक कहा। अब देखते हैं दूसरा जो इसका उसकी प्रवृत्ति जो दिखाई देती है हमें, वो है कविता और कलाकृति को अखंडता में देखने का आग्रह। नए समीक्षकों ने अपने पहल की आलोचना प्रवृत्ति को मोड़कर देखा। ये तो अच्छी तरह से उनकी बात समझ में आ गई कि सामान्य परिपाटी कृति के भाव पक्ष और कला पक्ष को अलग करके देखने की है, तो उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने कविता को अखंड रूप में देखने की अनिवार्यता पर बल दिया। सभी नए समीक्षकों ने साफ कहा कि कविता में रूपायित कवि की अनुभूति का तदाकार रूप में ग्रहण कविता की पूर्ण अनुमति कराने में समर्थ है। कविता को खंड खंड करते ही अखंडता का सौंदर्य बिखर जाता है। और क्लिंथ ब्रुक्स ने तो बिना किसी हिचक कहा कि कविता के सौंदर्य का आकलन और मूल्यांकन उसकी समग्रता में ही होना चाहिए। यह बात टी.एस. इलियट और आई.एस. रिचर्ड्स भी कहते रहे हैं कि कृति का सौंदर्य अंगभंग करने में नहीं, उसे संपूर्णता से ग्रहण करने में है। कविता की संपूर्णता रूप तब तो काव्य सामग्री को ही समाहित नहीं करता, वो उसे व्यवस्थित भी करता है, रूपायित भी करता है, अर्थ को नए संदर्भ में खड़ा करके विशिष्ट सौंदर्य की सृष्टि भी करता है। फलतः कविता का रूप तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है, जिसका प्रत्यक्ष संबंध कविता की अनुभूतिगत सघनता, एकाग्रता और प्रभावशीलता से होता है। ब्रुक्स ने रूप तत्व की संकुचित अर्थ सीमा को पहचानते हुए उसके लिए स्ट्रक्चर शब्द का प्रयोग किया। कहा, संरचना का तात्पर्य अर्थ, व्याख्या और मूल्यांकन की संरचना से है। भारतीय काव्य चिंतन में कृति की अखंडता की बात कही गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। और यही अवधारणा कालांतर में पाश्चात्य काव्यशास्त्रियों ने भी स्थापित की। अब हम इसकी तीसरी मुख्य प्रवृत्ति देखते हैं, वो है काव्य भाषा की सृजनात्मकता और विश्लेषण। काव्य भाषा विषयक चिंतन की परंपरा पश्चिम में अरस्तु से शुरू हो जाती है, परंतु इस क्षेत्र में नए समीक्षकों ने जिस ढंग की पहल की है, ऐसी पहल पहले कभी नहीं हुई है। एलन टेट ने स्पष्ट कहा कि कवि का चिंतन या दर्शन कुछ भी हो, आप उसे उसकी भाषा के द्वारा ही ग्रहण कर सकते हैं, और ऐसे में जो कहना है उसकी सही सीमा उसके द्वारा प्रयुक्त भाषा की अर्थवत्ता से ही है।
प्रत्येक नया समीक्षक इस बात पर भरोसा करता है कि कविता एक विशिष्ट भाषिक संरचना है, शब्द के द्वारा बनाया हुआ संसार है। अनुभूति का भीतरी बाहरी तनाव वो भाषा ही झेलती है और व्यक्त करती है। ब्लैक मिलर का भंगिमा सिद्धांत, एमसन का अनेकार्थकता का सिद्धांत, रैनसम का शब्द विधान सभी भाषा पर केंद्रित हैं और कविता की भाषा पर विचार करते हुए ये भाषा शास्त्र में प्रवेश कर जाते हैं और भाषा शास्त्र की जटिलताओं में फंसकर काव्य भाषा अपनी पटरी से उतर जाती है। तो इसमें से मूल ग्रहण योग्य बात यह है कि शब्द और अर्थ दो काव्य के महत्वपूर्ण अंग हैं और दोनों समान रूप से वो महत्वपूर्ण है और उनका संयोजन जितना अच्छा होगा कविता उतनी ही अच्छी होगी। मूल अवधारणा बस इतनी। फिर कहते हैं चौथी प्रवृत्ति के रूप में हम देखते हैं कि काव्य की परंपरा के प्रति लगाव। नई समीक्षा के जनक टी.एस. इलियट ने काव्य में परंपरा के महत्व पर प्रकाश डाला है और परंपरा के निर्वाह पर बहुत बल दिया है। वे सृजन में भी परंपरा के प्रति कम समर्पित नहीं हैं और प्रयोग और परंपरा के द्वंद्वात्मक सिद्धांत की इस तरह से प्रतिष्ठा करते हैं कि सभी नए समीक्षक इलियट के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। परंपरा से तात्पर्य है इतिहास बोध, स्मृति, सातत्य। परंपरा में अतीतता नहीं, अतीत की वर्तमानता होती है। इस बात को समझिए कि कोई परंपरा है वो अतीत में थी तो वो परंपरा है नहीं, वो अतीत में थी और आज भी है तब वो परंपरा है। दिलचस्प बात यह है कि वर्तमान अतीत को प्रभावित करता है और अतीत वर्तमान को। कभी परंपरा उत्तराधिकार में यूं ही नहीं प्राप्त होती, उसे श्रम से कमाना पड़ता है और कवि का महत्व परंपरा में ही निहित है। परंपरा के अभाव में उसका सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इलियट से प्रभावित F.R. लिविस ने कहा कि कवि परंपरा में परंपरा कवियों में धड़क रही होती है। इस परंपरा प्रियता के कारण नए समीक्षकों को क्लासिकल की ओर उन्मुख माना जाने लगा। ब्रुक्स ने कहा मृत या निर्जीव रूढ़ियों से चिपकने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक स्वस्थ जीवंत परंपरा से निरंतर संशोधन की सामर्थ्य बनी रहती है। इस प्रकार नए समीक्षकों ने विचार से रूढ़ का नाम परंपरा नहीं माना, बल्कि परंपरा एक गतिशील, निरंतर परिवर्धित, संशोधित होती हुई प्रक्रिया है। काव्य में जातीय स्मृतियाँ धड़कती मिलती हैं, ऐसा जो है प्राचीन परंपरा के अनुसार, जिसके पढ़ते ही कृति में नया स्वाद उत्पन्न हो जाता है। वो कहते हैं कि परंपरा एक ऐसा नमक है जो कृति में पड़ता है तो उसमें एक नया स्वाद आ जाता है। पैराफ्रेजिंग अथवा पदान्वयन का विरोध। अधिकांश नए समीक्षक मैकलिश की तरह विश्वास करते हैं कि कविता का पदान्वयन संभव नहीं है। सृजन प्रक्रिया के दौरान अनुभूति विभिन्न उपकरणों जैसे रूपक, वक्रता, प्रतीक, लय, छंद, विरोधाभास की मदद से वो आकार प्राप्त करती है। पदान्वय अखंड रूपाकार और अखंड अनुभूति दोनों को ही अंगभंगता का शिकार बना देता है। तो हमें जो पदान्वयन के द्वारा मिलता है वो काव्यानुभूति का मर्म ना होकर के कुछ और ही चीज़ हो जाती है। ब्रुक्स ने कहा कि काव्य यदि प्रकृति है तो पदान्वयन विकृति, जो कविता को अंगभंग कर
कुबड़ा बना देती है। इस प्रकार से वो पदान्वयन का विरोध करते हैं। छठी प्रवृत्ति जो हमें मिलती है वो कविता और विज्ञान की पृथकता पर दृष्टिपात के रूप में। 20वीं शताब्दी ने विज्ञान में ऐसी दस्तक दी है कि चारों ओर विचारों का कोलाहल सुनाई देता है। देखते देखते पुरानी दुनिया के विश्वास मिथक विज्ञान ने ढा दिए हैं और 2 विश्व युद्धों ने विज्ञान की विनाशकारी शक्ति से मानवता के को शत विशत कर दिया है। तो ये सिद्धांत जो है वो कला विज्ञान के को श्रेष्ठ मानता है और वो कहता है कि साहित्य ने हमें जो ज्ञान प्रदान किया है वह संसार का ज्ञान मानव मूल्यों पर आधारित है। यह ज्ञान विज्ञान भौतिकी के ज्ञान से भिन्न है। कला का ज्ञान मानवीय संदर्भों में निहित है। विज्ञान में प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग होता है और कविता में संवेगात्मक। अतः कविता मानवीय गुण है और इस क्षेत्र में विज्ञान बंजर दिखाई देता है। अब इसकी 7वीं प्रवृत्ति के रूप में हम देखते हैं कि सर्जक और आलोचक की बेजोड़ मिसाल के रूप में। नई समीक्षा के अधिकांश आलोचक सर्जक भी हैं, रचनाकार भी हैं। टी.एस. इलियट ने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा से एक नए युग को जन्म दिया। आई.ए. रिचर्ड्स का सर्जक उनके आलोचक व्यक्तित्व के नीचे दब अवश्य गया है, लेकिन वे निश्चय ही एक कवि भी हैं और नाटककार भी हैं। तो वो कहते हैं कि आलोचना का अधिकार उसी को हो जो रचना करने में समर्थ हो। 8वां प्रवृत्ति जो है वो है आलोचना में विद्वत्ता को गौरवान्वित करने का विचार। सभी समीक्षक इस बात पर सहमत हैं कि आलोचक के लिए विद्वान होना अत्यंत आवश्यक है। अनेक विषयों का ज्ञान उसके आलोचनात्मक विवेक को विकसित करता है और नए ढंग से सोचने की सामर्थ्य उत्पन्न करता है। आलोचक के लिए ज्ञान बोझ नहीं है, अंतर्दृष्टि है और इस युग में यह तथ्य बार बार रेखांकित किया जाता रहा है। फिर है 9वीं प्रवृत्ति के रूप में हम देखते हैं शुद्ध कविता की वकालत। नई समीक्षा का आंदोलन ज्ञान विज्ञान के अतिरिक्त विज्ञान के अतिशय विस्फोट युग में जन्मा था। तो वहाँ पर कविता ही सर्वाधिक उपेक्षित हो रही थी। तो वहाँ पर इलियट ने ये अपना विचार प्रस्तुत किया कि कविता की रचना किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर नहीं करता। रचना करना उसकी एक विशेषता है और कविता में शुद्धता की वकालत रैनसन ने शुरू की। उन्होंने कहा कि कविता में नीति तत्व नहीं घुसना चाहिए। कविता का उद्देश्य मात्र कविता है और इसमें नैतिकता की खोज करना बेमानी है। 10वीं प्रवृत्ति के रूप में हम देखते हैं ऐतिहासिक समीक्षा का विरोध। नई समीक्षा ने सर्वाधिक विरोध ऐतिहासिक आलोचना का किया है, क्योंकि ऐतिहासिक आलोचना के अध्ययन के लिए युग परिवेश रचनाकार की विचारधारा मनोभूमि आदि की समीक्षा अत्यंत आवश्यक हो जाती है, जबकि नई समीक्षा इन सब से मुक्त रह करके केवल कृति तक केंद्रित रहती है और वो इसके लिए किसी भी सिद्धांत को मानने के लिए तैयार नहीं है। नई समीक्षा की शक्ति और सीमाएं, इसकी चर्चा करते हैं। नई समीक्षा का आंदोलन का आलोचनात्मक मुहावरा अपनी चमक और धार धीरे धीरे खोने लगा।
1950 के बाद इस समीक्षा पद्धति की सीमाएं साफ दिखाई देने लगी और इस प्रवृत्ति के वरिष्ठ आलोचकों को ही इसकी कमियां वो समझ में आने लगी। तो उन्होंने F.R. लिविस ने स्क्रूटनी पत्रिका का प्रकाशन बंद करते हुए घोषणा की कि उनका काम अब पूरा हो गया है। ब्रुक्स तथा विमसाट ने लिटरेरी क्रिटिसिज्म अ शॉर्ट हिस्ट्री में मानो अपने कर्तव्य कर्म की इतिश्री मान ली और नई समीक्षा की शक्ति और सीमाएं दोनों को आंकने लगे। इंग्लैंड और अमेरिका में नई समीक्षा को लेकर के विरोध का स्वर प्रबल हो उठा और इस आंदोलन ने खुला विद्रोह का रूप धारण कर लिया। नव अरस्तुवादी आलोचकों ने इसका नेतृत्व किया और नई समीक्षा की रूप संरचना मूलक प्रवृत्ति एकदम अपर्याप्त है ऐसा उन्होंने विश्वास स्थापित किया। नव अरस्तुवादी आलोचकों ने नई समीक्षा का प्रबल विरोध किया और वो उनका मानना था कि नई समीक्षा के सिद्धांत व्यवहारिक रूप से कथानक की संरचना की महत्व की उपेक्षा करते हैं और इस कारण से वो उपयुक्त नहीं है। समाजशास्त्री दृष्टि से आलोचकों ने नई समीक्षा को प्रतिगामी दृष्टि की समीक्षा घोषित किया। नए समीक्षकों के सभी काव्य प्रतिमानों के लिए कहा गया कि उन्होंने समीक्षा के फार्मूलों को बदल दिया है। तो ये सारी बातें जो है नई समीक्षा की उपलब्धियां के साथ उसकी सीमाओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है। नई समीक्षा की सीमाओं को इस प्रकार से सूत्र रूप में देखा जा सकता है कि इसकी सबसे बड़ी सीमा इसकी समीक्षा पद्धति कि वो अपने विवेचन क्षेत्र में आत्मसात कर समग्र साहित्य को आगे नहीं बढ़ा सकी। फलस्वरूप विषय प्रतिपादन की दृष्टि से उसका क्षेत्र बहुत सीमित हो गया। कवियों और कृतियों का चयन प्रायः 17वीं से 20वीं शताब्दी तक का किया गया। परिणाम हुआ कि आधुनिक कविता तक वे समग्रतापूर्वक विचार नहीं कर पाए। कविताओं को कवि की विकासमान चेतना से काटने के कारण पूरा विवेचन एकांगी और असंतोषप्रद माना गया। यह समीक्षा पद्धति मूल्यांकन को एकदम नकार कर आगे बढ़ी, इसलिए मूल्यांकन के अभाव में इसको समीक्षा कहना ही कठिन हो गया। इस समीक्षा पर वैदुष्य विद्वत्ता इतनी हावी हो गई कि इसने अपनी सहजता को खो दिया और यह सामान्य पाठकों से दूर जा पड़ी। यह समीक्षा कृति को समझने की एक अधूरी प्रक्रिया बन गई और यह लघु और लंबी कविताओं के लिए तो उपयुक्त है, परंतु काव्य की अन्य प्रबंध विधाओं के लिए बिल्कुल असमर्थ सिद्ध हुई। आज की बात